अगले 48 घंटे काफी अहम है। या तो ईरान युद्ध पूरी तरह रुक जाएगा या फिर से बमबारी शुरू हो जाएगी। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि कल से होने वाली बातचीत कितनी सफल होती है। हालांकि अभी तक तो यही नहीं पता कि ईरान इस बातचीत में शामिल भी होगा या नहीं, क्योंकि ईरान बातचीत से पहले ट्रंप के आक्रामक रवैये से नाराज है। ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने के ऐलान के बाद भी अमेरिकी नाकेबंदी जारी रखना, ईरान के जहाज को अपने कब्जे में कर लेना, ऐसी हरकतों को ईरान सीज फायर का उल्लंघन मानता है और ईरान की मांग है कि जब तक अमेरिका इसे नहीं रोकता वो बातचीत में शामिल नहीं होगा। उधर बातचीत शुरू होने से पहले ही ट्रंप धमकी देते हुए ईरान पर दबाव बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। शायद ट्रंप ये सोचते हों कि ईरान की उनकी धमकी से डर जाएगा और बातचीत के लिए तैयार हो जाएगा और उनकी शर्तें भी मान लेगा। सवाल उठता है कि ईरान वैसा करेगा जैसा ट्रंप सोच रहे हैं। अगर ईरान ट्रंप की धमकी के आगे नहीं झुकता है तो ईरान के पास आखिर रास्ता क्या है? उधर अगर ट्रंप की धमकी वाली रणनीति फेल हो जाती है तो क्या ट्रंप फिर से युद्ध शुरू करने का जोखिम उठा सकते हैं? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो अगले 48 घंटे में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं उससे पहले एक बार सुन लेते हैं कि ट्रंप ने ताजा बयान क्या दिया है। No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. The strait's going to open, but what we have is no nuclear weapon, but we'll open the strait anyway. Don't forget, we don't use the strait. Other countries use the strait. So we do have other countries coming up, and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be. I would say this: we will have that open fairly soon. तो ट्रंप बार बार दोहरा रहे हैं कि किसी भी तरीके से ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। हालांकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के पहले दौर की बातचीत सफल नहीं हो पाई थी। सवाल उठता है, क्या ईरान हमेशा के लिए परमाणु हथियार नहीं रखेगा या फिर एक तय समय सीमा के लिए नहीं रखने पर राजी हो सकता है? ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा बातचीत का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि बातचीत कितनी सफल होगी, इसकी संभावना कितनी है? इस पर चर्चा की शुरुआत करें। आपका परिचय करा दूं अपने साथ जुड़ने वाले मेहमानों से। पूर्व आईएएस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट थॉमस मैथ्यू साहब हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मेस्टन साहब हैं, जेएनयू में इंटरनेशनल स्टडीज में प्रोफेसर गुलशन सचदेवा जी हैं और लंदन से वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ अगले कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर अशोक सज्जनहार साहब। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत में करना चाहूँगा थॉमस मैथ्यू साहब आपसे। अभी तक ये पता नहीं कि ईरान इस बातचीत में शामिल होगा कि नहीं होगा। पहला सवाल कि आपको क्या लगता है कि ईरान भी बार्गेन टैक्टिक के तहत मना कर रहा है और आखिर समय में आ जाएगा शामिल होने के लिए, या फिर ईरान वाकई ट्रंप की धमकियों से नाराज है? लक्ष्मण जी, थैंक यू फर्स्ट मुझे प्रोग्राम में बुलाने के लिए बहुत बहुत अब धन्यवाद। पर मैं एक चीज पहले से ही बोलना चाह रहा कि दिस इज व्हाट आई वांट टू से दैट ईरान के पास अभी ऑप्शंस बहुत कम है। इसका मतलब ये नहीं कि जो ट्रंप जो कर रहा है वो सही है या लीगली करेक्ट है। आप ईरान का सिचुएशन अभी देखेगा तो हर दिन ईरान का लॉस है अराउंड $500 मिलियन पर डे, नंबर वन। नंबर दो है, ये ब्लॉकेड इमीडिएटली लिफ्ट नहीं होगा तो 3 हफ्ते के अंदर ईरानियन पूरा स्टोरेज फैसिलिटीज पूरा भर जाएगा। उसके बाद ये शटडाउन करने के बाद इनका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म बहुत सीरियस लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होगा। दैट इज द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन। थर्ड, इन ईरान के पास ऑप्शंस क्या है? अमेरिकन मिलिट्री माइट इतना स्ट्रांग है, अभी गल्फ में कम से कम 50,000 ट्रूप्स ऑलरेडी है उनके पास और मोर देन 300 एयरक्राफ्ट इस अब युद्ध में दे आर यूजिंग। थर्डली, मेरे ख्याल में ट्रंप के पास देयर इज अनदर ऑप्शन विच आई थिंक ही मे यूज। देयर ऑलरेडी अपना मेराइन एक्सपीडिशनरी यूनिट है,
82nd Airborne Division है, USS Tripoli amphibious ship is already there. उसके अलावा they are getting that is USS Bush, George Bush aircraft carrier के साथ another 10,000 marine expeditionary unit April end तक will be in the Gulf. इसका मतलब ट्रंप मिलिट्री ऑप्शन अबैंडन नहीं किया है और ईरान के पास अभी ऑप्शन नहीं है, शामिल होना ही पड़ेगा मेरे ख्याल में. देयर इज नो अदर वे. तो ट्रंप ने अपने मिलिट्री ऑप्शन को अभी तक नहीं छोड़ा है. अगर बातचीत सफल नहीं होती है, ईरान बातचीत पर तैयार नहीं होता है, तो फिर से सैन्य हमले कर सकता है अमेरिका. और ईरान के पास बहुत कम ऑप्शन बचे हैं. रिटायर्ड मेजर जनरल संजय मिस्टन साहब, आप सहमत हैं इससे? और देखिए, मेरा विचार इस प्रकार है. पहली बात, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो इरादा है वो है इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन ऑफ ईरान. ये जो ब्लॉकेड लगाया, तो उस पॉइंट पे मैं बिल्कुल सहमत हूँ. उसका प्रभाव कब तक होगा वो बाद में पता चलेगा, क्योंकि वहाँ की जो 30 to 40% ऑफ द इकोनॉमी है वो IRGC कंट्रोल्ड है. और उन्होंने ऑयल और इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स और कंस्ट्रक्शन में, जैसे पाकिस्तान आर्मी में होता है, ये तो उनसे भी और आगे हैं. तो उस लिहाज से उनकी जो खुद की इकोनॉमी है वो मेरे को लगता है इतनी जल्दी इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन देश में बहुत इसका प्रभाव पड़ेगा. IRGC को क्या अपने देशवासियों के प्रति मतलब कंसर्न है? उसका जवाब है नहीं. आपने यही देख लिया कि यही IRGC ने 40-50 हज़ार लोगों को जनवरी प्रोटेस्ट में मारा था. तो IRGC आज की तारीख में, और दूसरा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने हर बार बोला हमने रिजीम चेंज कर दी है. देखिए, रिजीम चेंज, पर्सनालिटीज चेंज हो गई हैं, लेकिन ट्रू पर्सनालिटी जो आज की तारीख में वहाँ कमांड कंट्रोल है वो है IRGC का. उसमें कोई शक और संदेह नहीं है. और इसीलिए ईरान के पास, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, ऑप्शंस कम है, लेकिन अभी उनकी जो IRGC है, क्योंकि वो वर्दी में है. और दूसरी बात इसमें यह समझना है, ईरान के पास प्रॉपर आर्म फोर्सेस है, उनकी नेवी, एयरफोर्स और आर्मी है, लेकिन इत्तेफाक से वो आर्मी को इन्होंने डोमिनेट करके रखा है IRGC के पास. और जितने भी एसिमेट्रिक वेपन्स हैं, चाहे मिसाइल्स हो चाहे ड्रोन्स हो, वो अनफॉर्चुनेटली इनके हाथ में है, IRGC के हाथ में. तो उनके पास एक बहुत बड़ा पावर है. और आज भी उनके पास ये जो मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स हैं वो काफ़ी भारी तादाद में भी शामिल है, क्योंकि उसको बर्बाद करना बड़ा मुश्किल है. क्योंकि एज अ मिलिट्री मैन मैं बोलना चाहूँगा, इतनी अनुभव के बाद, देखिए, हर कंट्री अंडरग्राउंड अपने बंकर्स, रिसोर्सेज बनाता है, लेकिन इतना तो मैंने कभी नहीं विश्व में देखा है कि इतने अंडरग्राउंड टनल्स और मतलब मिसाइल सिटीज और ड्रोन सिटीज बन रखी हैं और इतनी डीप है. और आपने यही इसका एक ट्रेलर देखा था हमास के जरिए, और हमास के पास तो इतनी चीजें नहीं. तो कहने का मतलब है ईरान इज वेल प्रिपेयर्ड उसको. इसीलिए, और मैं दूसरा एक और बोलना चाहूंगा, उनके डिप्लोमेट्स, उनके प्रेसिडेंट, वो सब चाह रहे हैं पीस टॉक्स हो, वो खत्म करना चाहते हैं. आप उनके पुराने प्रेसिडेंट को भी देखे, उनका रोहिजानी का, उनका भी स्टेटमेंट दिसंबर में था कि ईरान को लड़ाई नहीं करना चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ चलना चाहिए. आज की तारीख में ईरान इंटरनेशनल कम्युनिटी से आइसोलेट होता जा रहा है. मेरे को नहीं लगता सिर्फ चीन और रशिया के अलावा उसको कोई अभी सपोर्ट कर रहा होगा, बल्कि भारत भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए उसको इस समय में, क्योंकि IRGC के पास कोई अधिकार नहीं है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करना. वो इंटरनेशनल फ्री वाटर ट्रेड रूट है. ऐसे तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है, वहाँ 2.5 किलोमीटर की विड्थ है, तो कल वो भी करने लगेंगे. तो ये तो बिल्कुल लॉस का उल्लंघन है, लेकिन आज की तारीख में कोई लॉस वो उसको मानता नहीं है. तो IRGC मेरे को लगता है, और इसीलिए देखते हैं इनकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या सिविलियन जो भी हैं वो नहीं आ रहे हैं ना. ये इनके फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, ना पार्लियामेंट स्पीकर आ रहा है. तो कहने का मतलब है IRGC भी डटा हुआ है, और प्रेसिडेंट ट्रंप के पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, वो भी डटे रहेंगे. ये लड़ाई चलेगी. और आखिरी में जिसके पास ज्यादा, मैं बोलूंगा, मिलिट्री स्ट्रेंथ पावर है, और वो अमेरिका के पास जरूर है, लेकिन लंबी लड़ाई चलेगी, क्योंकि इनके पास भी, IRGC के पास जो इन्होंने टनल नेटवर्क बना रखा है पहाड़ियों के अंदर, और मैं पहाड़ों में कई एज इन्फेंट्री मैन मैंने नौकरी की है, तो मेरे को पता है वहां पर इतनी डीप टनल्स को डिस्ट्रॉय करना बहुत मुश्किल है. तो ये एक बड़ा ईरान, इसीलिए वो जिद पे, और हैरानी नहीं होनी चाहिए, जो एनरिच यूरेनियम है जो 450 kg के आसपास, हो सकता है कि ईरान के पास भी कोई शायद न्यूक्लियर वेपन का कुछ है,
इनकी आईआरजीसी के पास जो इनके पिज़ेस्कियान वगैरह को भी नहीं पता, इसलिए ये थोड़े ऑब्स्टिनेट और स्टबर्न हो गए। नॉर्मल कोर्स में ये लड़ाई रिजॉल्व हो सकती थी डायलॉग और डिप्लोमेसी के जरिए, जो होना चाहिए, लेकिन ऑन ग्राउंड नहीं हो रहा है। क्योंकि आपने एक स्टेटमेंट अभी 2 दिन पहले ही सुना था, एक इनके सेलर का, वो जो ये बोट्स में चला रहे थे, सॉल्ट बोट्स में, उनके वर्ड थे कि वी डोंट केयर टू दिस इडियट, कराची के लिए बोला था। आप सोच सकते हैं कि ऐसी कोई कंट्री में ऐसा कोई स्टेटमेंट दे सकता है अपने फॉरेन मिनिस्टर के खिलाफ, क्योंकि वो आईआरजीसी के हुक्म मानते हैं। और आज ये जो भी इनका सुप्रीम लीडर है या जो भी है मुस्तफा खोमेनी, वो तो चला ही नहीं रहा है। ये आईआरजीसी डोमिनेटेड है, और इसलिए मैं बोलूंगा, और आईआरजीसी को निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो इतने डीप रूटेड और इतना उनका नेटवर्क है हर फैमिलीज में से आईआरजीसी के। क्योंकि मैं अफगानिस्तान में था, तो कुल मैं मिला खुद के deep करता था वहाँ। आईआरजीसी, हाँ, ये दरअसल आपका कहना है कि वहाँ के पॉलिटिकल लीडरशिप, सिविल लीडरशिप चाहती है, लेकिन आईआरजीसी इतना मजबूत है और डोमिनेंट है कि वो फिलहाल घुटने टेकना नहीं चाहती है।